हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैं रिफ्लेक्शन पे और उसके लॉस पे और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। और जैसा कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैंने उस वीडियो में आपको लेक्चर नोट्स भी शेयर किए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो है रिफ्रैक्शन पे। आज की वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन, उसके कुछ लॉज और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कवर करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। The phenomena of change in the path of the light ray at the interface when the light travels from one medium to another। यानी कि मेन जो यहाँ पे मुद्दा था वो था one medium to another। रिफ्लेक्शन में लाइट वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से आती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट है इंटरफेस एंड सरफेस। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि रिफ्लेक्शन में हम सरफेस फिनोमिना की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन में हम इंटरफेस फिनोमिना की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेन टर्म्स हैं विच इज़ RDT एंड DRA। What is RDT and DRA? RDT means that if the light ray moves from one medium to the another or from rarer medium to the denser medium, that it is going to move towards the normal. Otherwise, if it is moving from denser to rarer, away from the normal. इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट थे। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक ये सिमिलर लॉ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। एंड देन अदर लॉ जो है वो है स्नेल्स लॉ। Snell's law says that sin I by sin R is 1 mu 2, which is also written as mu 2 by mu 1, which is the refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1। तो गाइस ये जो RDT और DRA जो फॉर्म है वो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। ज़रूरी नहीं कि आपको भी यही फॉर्म यूज़ करना पड़े, लेकिन ये आपको याद रखने के लिए आसानी मिलेगी। इसके बाद आप इस चैप्टर पे बने रहें और पूरा चैप्टर समझे। मेरे वीडियो में मैंने आज पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैं बाद में अपलोड करूँगी। Next is absolute refractive index. So what is absolute refractive index? So it is the ratio of the velocity of the light in vacuum or in air to the velocity of the light in medium। यानी कि आप जानते होंगे कि वैक्यूम में या एयर में लाइट की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, C/V। तो ये आप देख सकते हो इस डेरिवेशन से कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर लाइट एयर से वैक्यूम में जा रही होगी तो हमारा फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर। सेकेंड मीडियम क्या हो गया, हमारा जो भी मीडियम है, यानी कि वो लिक्विड हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड मीडियम वेरिएबल है, बट फर्स्ट मीडियम इज फिक्स, इट इज़ एयर और मे बी इट इज़ वैक्यूम। सो यहाँ पर mu 2 by mu 1 हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ से। सो mu 2 by mu 1 अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, C/V। ठीक, ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो म्यू है इट इज़ एक्चुअली mu 2 by mu 1। इट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। यानी कि mu 1 जो है वो एक तरीके से एयर और वैक्यूम है, इसलिए हम यहाँ पर mu 2 by mu 1 को क्या लिख रहे हैं, म्यू। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया दैट म्यू इज इक्वल टू C/V। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V आपको पहले ही पता होता है, V इज़ वॉट, आप लोग लाइट के कॉन्सेप्ट से जानते हो दैट C इज इक्वल टू F लैम्डा। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम ये कंडीशन लिखते हैं दैट C इज इक्वल टू F लैम्डा। इट्स मीन्स V इज ऑल्सो इक्वल टू F लैम्डा। अब यहाँ पे थोड़ा यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी रिलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि V की जो यूनिट्स होती है इट इज़ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा की यूनिट है मीटर, फ्रीक्वेंसी की है इनवर्स सेकेंड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको पता लग जाएगा कि जो V है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और यहाँ पर आप देख लो कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, विच मीन्स दैट म्यू इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये कंडीशन आपको पता लग जाएगी यहाँ से दैट V1 by V2 इज इक्वल टू λ1 by λ2 एंड V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, विच मीन्स दैट mu 2 by mu 1 is equal to λ1 by λ2। So this is only Snell's law। Snell's law की डेरिवेशन जनरली नहीं पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कुछ डेरिवेशन पार्ट से, सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मूला और इसका एप्लीकेशन। तो आप इसका फॉर्मूला एप्लीकेशन अच्छे से सीख लो, आपको Snell's law समझ में आ जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस, जैसा कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल और ग्रेजिंग इंसिडेंस बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस इज नथिंग एल्स बट इट इज़ लाइक, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट रे जो है वो नॉर्मली सरफेस को इंसिडेंट हो रही है। इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया हमारा, 0। और हमको mu 1 और mu 2 पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने को बोलेगा। तो आप यहाँ से देख लेना, जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे आपको mu 2 by mu 1 एक तरीके से आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपके पास sin R 0 आ जाएगा, विच मीन्स दैट अगर लाइट किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली इंसिडेंस होगी
जहाँ पर सरफेस चेंज हो, या फिर सरफेस ना बोलो, उसको इंटरफेस बोलो। इंटरफेस और सरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सरफेस आप रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करोगे क्योंकि वहाँ सिंगल सरफेस होगी। इंटरफेस का मतलब हो गया कि एक तरीके से बाउंड्री है, या वो एक तरीके से दो मीडिया के बीच में डिफरेंस है, वो लेयर डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे सपोज आप ये देखो, ये एक सिंपल सरफेस है। अगर लाइट यहाँ पर आके के इस तरीके से चली जाती है तो वो एक रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है, और ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, विच मीन्स दैट जो यहाँ पर सरफेस पे जो भी परफॉर्म हो रही होगी एक्टिविटी, दैट मैटर्स फॉर अस। बट अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि लाइट जो है वो थोड़ा सा इस मीडियम के अंदर भी जा रही होगी, तो ये इंटरफेस हो गई, यानी कि ये पूरे के पूरे उस मटेरियल के अंदर तक चली गई। सो यहाँ पर सरफेस और इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो आप लोगों के लिए जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि अगर आई ज़ीरो है तो आर कैसे ज़ीरो होगा। इसके बाद सेकेंड केस इज़ व्हाट, μ1 इज इक्वल टू μ2। तो अगर μ1 और μ2 बराबर हो गया तो गाइस ये आप देख लो कि अगर μ1 और μ2 बराबर हो गया यानी ऑप्टिकल डेंसिटीज दोनों मीडियम की इक्वल हो जाती है, तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, दोनों मीडिया एक जैसे ही होगा। इसका मतलब क्या है, इंटरफेस नहीं बन पाई है। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन ज़रूर होगा, ऐसा नहीं होगा कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन इस केस में देख लो कि जो आई और आर है वो दोनों इक्वल आएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह जाएगा कि क्यों, ऐसा क्यों, मतलब अगर दोनों मीडिया इक्वली हो गए तो फिर तब तो रिफ्लेक्शन ही हो जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन भी होगा गाइस, मैं आपको पहले बता दिया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग फिनोमेना है, दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक दूसरे को वो नहीं कर सकते, मतलब अफेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ से वैल्यू देखोगे तो आपके लिए आएगा कि आई और आर बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा है कि सपोज ये पूरा का पूरा एक ही मीडिया होता, लाइक एयर, तो एयर की अगर हम बात भी कर लें तब भी एयर में भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर उन मॉलिक्यूल से लाइट टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, एज वेल एज क्योंकि पूरा मटेरियल एक जैसा है और ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन भी होगा। और आप स्नेल्स लॉ से देख लो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या आ रहे होंगे, यानी आई इज इक्वल टू आर इफ μ2 इज इक्वल टू μ1। टू बी नोटेड इन रेड पेन, यानी कि आप लोगों को भी इसको रेड में लिख लेना चाहिए और बहुत अच्छे से इस चीज़ को मार्क करनी चाहिए। इट इज़ अ स्टार पॉइंट दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन फ्रीक्वेंसी, कलर, फेज विल बी कॉन्स्टेंट while the wavelength, velocity and intensity will be changed। ये बात आप लोगों को मैं बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी और कलर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं हो सकती, यानी कि अगर वो वॉयलेट कलर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो चुकी होगी। उसी तरीके से आप देख लो कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अगर वो ब्लू लाइट जा रही है तो वो ब्लू ही रहेगी, उसका फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इनफैक्ट उसका कलर भी सेम ही रहेगा इसलिए। और फेस का मतलब हो गया कि आप जैसे आप लोग वैसे अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग वेल एंड डिफाइंड होंगे फेस से, कि जैसे अगर लाइट रे जो है वो इनिशियली इस वेव फॉर्म में है तो वो इसी वेव फॉर्म में ट्रैवल करेगी इवन आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि फेज एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक फेज आगे हो जाए या कुछ फेज पीछे हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऑल द डिफरेंस अकर इज द डिफरेंस इन द वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड द इंटेंसिटी। तो लाइट की ऑब्वियसली ये तो हमें सबको पता होगा कि इंटेंसिटी लाइट की क्या होने वाली है, रिड्यूस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज रिड्यूस्ड। और वेवलेंथ और वेलोसिटी कैसे आपकी अफेक्ट हो रही है ये आप देख सकते हो स्नेल्स लॉ से, कि अगर वो साइन आई और साइन आर का रेशियो देख लो तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि फाइनली जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज्ड है, इसका मतलब वो उसकी वेलोसिटी पे भी अफेक्ट करेगा और वो उसकी वेवलेंथ पे भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो गाइस ये डेरिवेशन को अच्छे से नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कई बार बोर्ड में भी ये डेरिवेशन पूछा जाता है और कई बार ये आपको ऐसे भी यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। तो आप डेरिवेशन नोट करो। इट स्टेट्स दैट द लाइट रे रिट्रेसेस देयर पाथ व्हेन द डायरेक्शन इज रिवर्स, विच मीन्स दैट लाइट अगर सपोज एयर से ग्लास में जा रही होगी तो वो पी से क्यू जा रही होगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड जब ये रिफ्रैक्ट हो रही होगी ग्लास के अंदर तब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना रही होगी नॉर्मल के साथ, मूविंग द पाथ क्यू टू आर। आपको दिख रहा होगा एरो की डायरेक्शन से। इसके बाद आपने क्या किया, ग्लास में आपने एक मिरर रख दिया या एक तरीके से एक शाइनी सब्सटेंस या पॉलिश सरफेस रख दी, जिसकी वजह से लाइट कंप्लीटली वापस रिफ्लेक्ट हो गई उसी डायरेक्शन में जिसमें ये इंसिडेंट हुई थी। तो ये आप देख सकते हो कि जब ये आर पे, इसका मतलब यही हुआ ना कि आर पे ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई होगी, तभी तो ये जब रिफ्लेक्ट हुई आर से तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई। तो देख लो कि लाइट रे जो है वो आर से क्यू भी उसी पाथ पे जाएगी जिस पाथ पे ये क्यू से आर आई थी, और सिमिलरली ये पी से क्यू जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे क्यू से पी चली जाएगी। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को वापस चली जाएगी ट्रेस करके।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई बनाया गया था लाइट ने और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था, तो पहले केस के लिए ये इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्शन है। जब लाइट आर से क्यू और क्यू से भी जाएगी तो ये इसके लिए क्या है, इंसिडेंस, और ये क्या है इसके लिए, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से आपके पास साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू ए को समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये टर्म ए म्यू जी विच इज म्यू जी बाय म्यू ए, और इसे लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन। और लाइट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम विच इज़ एयर से सेकंड मीडियम ग्लास में जा रही है, तो आप लोग देख लो कि साइन आई बाय साइन आर इज ए म्यू जी एंड साइन आर बाय साइन आई। अगर वो वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को तो इस बार जो आर है वो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आई इसके लिए क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसका फर्स्ट मीडियम है ग्लास और सेकेंड है एयर, तो यहाँ पर म्यू टू हो जाएगा म्यू ए और म्यू वन हो जाएगा म्यू जी। तो यहाँ से जब आप इन दोनों इक्वेशंस को उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. The very important derivation, refraction of light through several parallel media. When light ray passes through several parallel media and its first and the last media is same, then the incident and the emergent ray will be parallel to each other, but there will be a lateral displacement, which means that अगर लाइट रे मल्टीपल मीडियम से पास हो रही होंगी तो जो अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम आपने सेम रखा और बीच में आप इन्फाइनाइटली कितने भी मीडियम्स रखते हो, उस केस में जो आप लाइट रे जो है वो आप लोगों की क्या होगी, लेटरली डिस्प्लेस्ड होगी. देयर इज़ नो डेविएशन. मैं आपको रिफ्लेक्शन के केस में अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि डेविएशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको वहाँ पे उस वीडियो को रेफ़र करना चाहिए. रिफ्लेक्शन में मैंने आपको पूरी तरीके से डेविएशन अच्छे से समझाया था कि डेविएशन क्या होता है. तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि डेविएशन इज़ समथिंग दैट इज़, अगर आपकी लाइट रे जो है उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी कि अगर वो कहीं से कहीं मूव कर रही थी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इन बिटवीन, तो उसे बोलेंगे डेविएशन. और अगर वो लाइट रे जो है, जैसे यहाँ इस केस में देख सकते हो, जो इंसिडेंट लाइट रे और जो इमर्जेंट लाइट रे, ये एक तरीके से डेविएट नहीं हुई है. लाइट की जो डायरेक्शन है वो अभी भी सेम है. लाइट जो है वो अभी भी इधर से इस डायरेक्शन मूव कर रही है. यानी कि ये जो देख सकते हो आप वेक्टर्स, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको आराम से समझ में आई होगी चीज़ कि लाइट रे जो है वो यहाँ पर डेविएट नहीं हुई है. ये क्या हुई है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड, बिकॉज द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट लाइट रे बोथ आर सेम. तो आप यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से नोट करना गाइस. अब मैं आपको ये PDF बाद में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख के भी समझ सकते हैं. सो एट द पॉइंट Q, अगर आप Q पॉइंट में बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, फर्स्ट मीडिया और सेकंड मीडिया आपको पता है. तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और ये पूरा डेरिवेशन खुद से करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ. जैसे आपको सिर्फ Q पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, एक बार R पे करना है और एक बार S पे करना है. उसके बाद आपको यहाँ पर साइन R को एलिमिनेट करना है. तो आपके पास यहाँ पर देख लो आप यहाँ पर कि आपकी जो फर्स्ट केस है उसमें I और R था आपके पास. इसके बाद जब आप सेकंड इंटरफेस से बात करोगे तो वही आपके लिए जो R रिफ्रैक्शन का एंगल था वही आपके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सीख सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री है. उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वाटर और ग्लास इंटरफेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल R डैश. इसके बाद जो R डैश है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस. And angle of emergent E is at the glass air interface, which is the angle of refraction. तो यहाँ से आपको चारों एंगल क्लियर होने चाहिए, I, R, R डैश एंड E. उसके बाद आपको 3 पॉइंट्स Q और S पे क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज स्नेल्स लॉ. यहाँ पर आप देख लो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद आप एलिमिनेट करोगे कुछ टर्म्स को, तो आपके पास क्या, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उठा के तीनों इक्वेशंस को, तो आपके पास की सीधा रिजल्ट हो जाएगा डिराइव, जो अपना मेन रिजल्ट था. रिजल्ट यही होता है कि W mu G, which is refractive index of glass with respect to water, is equal to A mu G divided by A mu W. तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे. सो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो ये, इसमें हमको यहाँ पर डिराइव करना है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट विच इज़ E. तो अब यहाँ से देख सकते हो कि एट पॉइंट Q आपके पास आ जाएगा साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू A mu G. उसके बाद आप देख लो एट पॉइंट R. अच्छा, यहाँ पर इस वाले डेरिवेशन में गाइस हमने 3 इंटरफेस को यूज़ ना करके 2 ही को यूज़ किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. आप अगर 3 को भी यूज़ करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि वो हर केस में ट्रू है वो वाला डेरिवेशन. तो 3 में मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो डेरिवेशन बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने 2 में यूज़ करके आपको दिखा दिया. लेकिन अदरवाइज़ आप लोग इस बात को 100% प्रूव ट्रू कर सकते हो. ये बात हमेशा सही रहेगी. इस बात को आप परम सत्य की तरह याद रख लो. और कि अगर यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होता है तो हमारा जो आई है वो हमारा ई के बराबर होता है रिफ्रैक्शन में. तो यहाँ से आप पहले ही इस चीज़ को डिराइव कर चुके हो. ये आपके पास कहाँ से आया था, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1. याद करो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके, ये आपके पास आया था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आपने ये कॉन्सेप्ट लिखा.
इस चीज़ को भूलना नहीं है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लग जाएगी दैट साइन आई इज इक्वल टू साइन ई विच इज़ आई इज इक्वल टू ई। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्यू और आर यानी कि 2 पॉइंट्स लिए थे, तो मैंने 2 पे क्या अप्लाई कर दिया, स्नेल्स लॉ। अगर आप यहाँ पे वाटर इंटरफेस ले लेते तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाते, अगेन 3 पे आपको अप्लाई करना पड़ता स्नेल्स लॉ। देयर इज़ नो डिफरेंस, आपको अप्लाई वही करना है, सेम स्नेल्स लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट जो थी वो डेविएट नहीं होगी, वो क्या होगी, डिस्प्लेस्ड होगी, और उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है गाइस, कौन सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। टी क्या आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट लग रहा है? जिन बच्चों को टी लेटरल डिस्प्लेसमेंट लगा था पहली बार देखते ही कि वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि उन्हें टी लेटरल डिस्प्लेसमेंट लगा था। जिन लोगों को फर्स्ट टाइम देखते ही डी लेटरल डिस्प्लेसमेंट लगा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और आपको यहाँ वीडियो को पॉज करके परफेक्टली बिना आंसर देखे पहले देख के बताना है कि आपको एक बार देखते ही क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट लगा और आपको क्या डाउट आए थे। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, मैं आपको ज़रूर इस बात का जवाब दूंगी कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि टी या डी में से लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैं बता दूं कि डी इज़ दी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? मैंने बोला था कि जो इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से मूव करेगी। यहाँ तक तो ये असली में मूव करी, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो ये ऐसे ही मूव कर जाती। सिंस यहाँ पर ग्लास है इसलिए ये ऐसे मूव नहीं करेगी, ये यहाँ पर ऐसे मूव करके डेविएट होगी। इसके बाद ही फर्दर डेविएट होने के बाद इस पॉइंट पे डेविएट हो रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ देखो तो ये डेविएशन है, इधर से इधर देखोगे तो ये क्या है, डेविएशन। लेकिन इधर से इधर देखो इन दोनों को तो इट इज़ नॉट डेविएशन, इट इज़ व्हाट, दिस डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज़ दिस डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी। तो यहाँ पर हमें इस कॉन्सेप्ट में ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट व्हाट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है तो आई माइनस आर क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। एंड अगेन ये ऑल्टरनेट एंगल से आर होगा तो ये भी एंगल आर होगा। तो इस केस में आपको दिख गया होगा लाइट आई माइनस आर से डेविएट हुई होगी, अगेन यहाँ से यहाँ गई होगी तो लाइट जो है वो अगेन डेविएट हुई कुछ। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देयर इज़ नो डेविएशन इन दोनों में, इट इज़ ओनली एंड ओनली डिस्प्लेस्ड। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसमें अगेन आपको यहाँ पर देखो ट्राइंगल क्यू टी आर में तो आपके पास आ जाएगा साइन आई माइनस आर इज़ वॉट, डी बाई क्यू आर। और क्यू आर को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, आप ट्राइंगल क्यू एन आर में मूव करोगे तो इन ट्राइंगल क्यू एन आर आपके पास कॉस आर होगा, कॉस आर इज़ वॉट, क्यू एन अपॉन क्यू आर। तो क्यू एन कितना है, टी, और क्यू आर आपको क्यू आर की वैल्यू चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ आर एंड टी, तो यहाँ से आप क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और डी में पुट कर देना इसको सीधे ही। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको साइन आई माइनस आर अप्लाई करना है। तो आप जानते हो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर मैंने कोई अलग चीज़ नहीं लिखी है, ये सिंपली चल रहा है। और इसके बाद आपको बीच में एक कॉन्सेप्ट और यूज़ करना है, दैट साइन आई बाय साइन आर इज़ व्हाट, म्यू जी बाय म्यू ए। आप देख सकते होंगे वहाँ फर्स्ट मीडियम एयर था, सेकंड मीडियम ग्लास था, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये कॉन्सेप्ट लगाना है और कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना। तो आपके पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के फॉर्म में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहते तो इसको आप आई और आर के फॉर्म में भी रहने दे सकते थे, लेकिन ये आपकी सिंप्लिसिटी पे है कि आपको क्वेश्चन में अगर आई गिवन हो और म्यू गिवन हो तो आप सिंपली कैसे सॉल्व करें, आपको आर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आप देख लेना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री किसी भी सरफेस पे अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री यानी ऐसे है तो जो आपका ये जो शिफ्ट आएगा वो उस केस में कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, यानी कि दैट शिफ्ट वुड बी मैक्सिमम। तो कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है कि अगर ये ऐसे ले आई इस इंटरफेस पे तो ये तो सीधे ही इस इंटरफेस पे चली जाएगी। तो आपका डाउट बिल्कुल सही है गाइस, लेकिन आप थोड़ा सा इसको 3D विजुअलाइजेशन में देखो। सपोज़ आपके पास एक रेक्टेंगुलर बार पड़ी होती और उस रेक्टेंगुलर बार के आपको थ्रू देखना होता है एक पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। लाइक सपोज़ आपको एक रेक्टेंगुलर बार दी होती, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। चलो यहाँ पर मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम, ये 3D तो नहीं होगा लेकिन ठीक है आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन तो होगा इससे। कि सपोज़ मैंने आप लोगों के लिए एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करी और इस रेक्टेंगुलर बार में लाइट रे जो थी वो ग्रेस करके जा रही थी। तो अगर आप इसको देखोगे ना गाइस तो आपको थोड़ा सा फील आएगा कि ये लाइट रे जो है वो शिफ्ट हो जाएगी समथिंग और ये ऐसे मूव करती हुई दिखेगी, यानी आपको ये पाथ ना दिख करके यहाँ पे दिखेगी। आप इसको खुद फील करना, आप जब आपके किसी भी साइंस लैब में या आप किसी भी स्कूल में होंगे, जब प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको वहाँ स्कूल में बुलाएंगे तो वहाँ पे आप पूछना उनसे कि उनके पास एक प्रिज्म वगैरह होते हैं और उनके पास रेक्टेंगुलर स्लैब्स भी होती हैं, तो वो आपको दिखा देंगे। वहाँ पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आप इसको 90 डिग्री पे भी देखो या ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि इट इज़ टेंडिंग टू 90 डिग्री
ऑफकोर्स आप ये भी समझ सकते हो कि इट इज़ टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो अगर आप टेंडिंग टू 90 डिग्री पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो जो शिफ्ट है वो मैक्सिमाइज्ड है। और क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक तरीके से इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन जो है वो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एक डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि या तो ये इंक्रीजिंग होगा या ये डिक्रीजिंग होगा। तो अगर टेंडिंग टू 90 डिग्री पे वो चीज़ मैक्सिमाइज हो रही है तो 90 डिग्री पे भी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना 90 डिग्री पे वो एकदम से ज़ीरो हो जाए। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली वहाँ समझ सकते हो, फिजिक्स लैब में आपको ग्लास लैब मिलेगी और आप ग्लास लैब में खुद देख के समझ जाना कि किस तरीके से ये चीज़ आपको दिखेगी। वहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमाइज दिखेगा उस ग्लास लैब पे। तो इसके बाद जो रिलेशन है वो हमने पढ़ना है नेक्स्ट डेरिवेशन विच इज़ द रिलेशन बिटवीन द एपरेंट डेप्थ एंड द एक्चुअल डेप्थ। तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, आप लोग कई बार पढ़ भी चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक बार आपको डेरिवेशन दोबारा दिखा दूँ। इस डेरिवेशन में जनरली गाइस आप लोगों को डेरिवेशन दिखाने का मेरा मेन पर्पज़ यही रहता है कि वो डेरिवेशन आप खुद करो। ऐसा नहीं होगा कि मैं सारे डेरिवेशन लिख के आपको बताऊँगी, क्योंकि डेरिवेशन में मेन एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है विच इज़ द साइन आई बाय साइन आर इज़ वॉट म्यू टू बाय म्यू वन। तो उस एक कॉन्सेप्ट को मैं कितनी बार आपको लिख के बताऊंगी, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ स्पेशल अजम्पशंस मैं यूज़ करूंगी। तो वो अजम्पशन मेरा मोटिव होता है कि आप वो अजम्पशन देख लो, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े कुछ भी डिराइव करने की या किसी भी डेरिवेशन को यूज़ करने की, तो वो आप सिर्फ खुद से डिराइव कर सकते हो। आपको मेनली वो सारे रूल्स पता होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और एक आध अजम्पशंस जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ में हमको रिलेशन बताना है। तो आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट ओ है ये आपने एक रिवर बॉडी के या किसी भी वाटर सरफेस के बॉटम में रखा हुआ है, और जो वाटर सरफेस है उसका जो टॉप पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये आपका टॉप लेवल है। इसके बाद ये जो है वो वाटर सरफेस की क्या है, डेप्थ। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट ओ है इससे एक लाइट रे जा रही होगी। वैसे तो आप जानते होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से इन्फाइनाइट लाइट रेज जाती हैं, लेकिन हर एक लाइट रे को ट्रैप करना हमारे बस में नहीं होता। तो जिसको हम ट्रैप कर सकते हैं हम उसको ट्रैप करेंगे। ओ से एक लाइट रे जाएगी स्ट्रेट अवे, और आप ये मैंने स्ट्रेट वाली लाइट रे क्यों चूज़ करी, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, ज़ीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़ीरो, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। यानी कि ओ से ये जो लाइट रे जा रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे जाएगी। उसके बाद जो दूसरी लाइट रे जा रही है वो जा रही है ओ से बी। तो यहाँ देख सकते हो कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, दैट इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था RDT एंड DRA। तो यहाँ कौन सा यूज़ होने वाला है, DRA। तो इसका मतलब हुआ कि यानी कि यहाँ पर I और R बनाकर ये लाइट रे इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पीछे इसको एक्सटेंड करोगे लाइट रे को, तो आप देखोगे कि जहाँ दो लाइट रेस मैच होंगी वही क्या होगी, उसकी इमेज। तो ये उसकी इमेज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से D दूरी पे था, तो आपको जो इमेज नज़र आएगी वो यहाँ से कितनी दूरी पर नज़र आएगी, D' पे। तो ये एक तरीके से शिफ्ट हो गया इसमें, यानी कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो D दूरी पे था, लेकिन जो इमेज है वो आपको कहाँ नज़र आ रही है, उसकी D' पे, फ्रॉम द बॉटम सरफेस, फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे देख लेना गाइस कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सिमिलरली अगर ये आर है तो ये कितना होगा, आर। कैसे, इट इज़ यूजिंग दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट। उसके बाद का काम बहुत आसान है, वो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे कि आपको दो ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे। पहले मैं आपको ट्राइंगल्स यहाँ दिखा देती हूँ। एक ट्राइंगल जो है वो ये है AIB और दूसरा है AOB। तो आप AIB और AOB में ये कॉन्सेप्ट लगाओगे दैट tan R इज़ इक्वल टू AB बाई AI। तो आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट पुट करना। उसके बाद आप AOB में चलना, tan I इज़ इक्वल टू AB बाई AO विच इज़ AB बाई D। तो ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस यहाँ पर अजम्पशन यहाँ आता है। अजम्पशन को अच्छे से क्लियरली नोट करो। अजम्पशन क्या है कि यहाँ पर जो I और R है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हम sin I और sin R को अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, tan I और tan R। तो यहाँ पर आप ये लोग देख सकते हो कि मैंने जो इनिशियली डिराइव किया वो tan के टर्म्स में किया, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेटली साइन लिख सकते हो। तो ये बस यहीं पर बच्चे मार्क खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे कैसे प्रोसीड करें। तो जैसे ही आपने इसको साइन के टर्म्स में किया, चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगी और आपका डेरिवेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब आप साइन के टर्म्स में करने के बाद तो सीधा स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे। तो आफ्टर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ जो आपको D' मिलेगी विच इज़ दी फाइनल डिस्टेंस, वो हो जाएगी D बाय म्यू से यहाँ पर शिफ्ट निकाल सकते हो। तो शिफ्ट कितनी हो जाएगी, D माइनस D' विच इज़ D इंटू 1 माइनस म्यू, D टाइम्स 1 माइनस म्यू। तो इस पूरी वीडियो में तो मैंने यही क्लियर किया कि रिफ्रैक्शन क्या है, उसके लॉस क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आने वाली वीडियोस में मैं लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला वो सब डिराइव करने वाली हूँ। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं अभी आने वाले पार्ट्स में ड्राइव करने होंगी। तो आप तब तक मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। ओके, थैंक यू।